हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। मैं हूं शुभम शर्मा और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पॉलिटी सीरीज़। और लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे एक्ट्स जो कि क्राउन रूल के अंडर आए थे। और इससे पहले हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं वो एक्ट्स जो कंपनी रूल के अंडर आए थे, और वो टाइम पीरियड था 1773 टू 1857। तो इससे पहले कि हम अपने अगले एक्ट्स पर पढ़ना शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूँगा एक करेक्शन है पिछले लेक्चर में। वॉरेन हेस्टिंग्स इम्पीचमेंट जो मैंने बताया था वो 1785 और 86 में उनका इम्पीचमेंट इनिशिएट हुआ था, पर वो इम्पीच नहीं हो पाए थे। वहाँ ईयर भी मुझसे गलत टाइप हुआ है, वहाँ 1985 लिखा हुआ है, बट इट शुड बी 1785। तो आप प्लीज़ वो करेक्ट कर लीजिएगा। और आज हम फिर हम चलते हैं उन एक्ट्स पर जो कि ब्रिटिश रूल के अंदर यानी क्राउन रूल के अंडर जो आए थे। देखिए, क्राउन रूल हमारा 1858 टू 1947। क्राउन रूल क्यों कहा जा रहा है इसे? क्योंकि 1857 में देखिए, वी फेल्ड इन रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति हम सभी को याद है, हम सभी जानते हैं। मंगल पांडे, आपने मूवी भी देखी होगी। खैर, पर 1857 को हम कह सकते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो तो इस चीज़ से अंग्रेज़ घबरा गए। देखिए, ब्रिटिशर्स घबरा गए, पर 1857 इवन इट वाज फेल, क्योंकि वो फेल हो गई थी, क्योंकि उतनी अच्छी लीडरशिप हमें नहीं मिल पाई थी। लैक ऑफ गुड लीडरशिप हम कह सकते हैं। और भी कई सारी वजह थी। खैर, वो हिस्ट्री का पार्ट है, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब 1857 के पूरे रिवोल्ट को कवर करेंगे। पर समहाउ आप अभी इतना समझ लीजिए कि वो फेल हो गई थी। पर वो इतना 1857 का इम्पैक्ट इतना था कि वो अंग्रेज़ों को डराने के लिए काफ़ी था। तो वहाँ से ब्रिटिश पार्लियामेंट हिल गई, और उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे सकते हैं सभी राइट्स। अब डायरेक्ट हम ही कंट्रोल करेंगे, पूरी तरीके से इंडिया पर हमारा कंट्रोल होगा, और अब इसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाने लगेगा, और यहाँ क्राउन रूल शुरू होगा। और क्वीन विक्टोरिया को एम्पेरस डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया का। तो उसके बाद से फिर वैसे तो देखिए 1853 में लास्ट एक्ट आया था, पर 20 साल, जैसा कि मैंने बताया, रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसके बाद फिर वो जैसे ही नया शासन जब लागू हुआ क्वीन विक्टोरिया का, यानी क्राउन रूल शुरू हुआ, तो वो एक नया एक्ट आनन फानन में एक तरह से कह सकते हैं लेकर आए। और वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए, 1858 में क्या हुआ कि जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो अबॉलिश कर दिए गए, उनको ख़त्म कर दिया गया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था, उसको अलोंग विद काउंसिल ऑफ इंडिया एक एडवाइजरी बॉडी बनाएगी, उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया इंडिया को हैंडल करने के लिए। एक तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो था, वो रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का ही। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एक हुई, वो थी गवर्नर जनरल बिकेम वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वाइस रॉय ऑफ इंडिया उनको बना दिया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेड में जो हम फैक्ट्स देखेंगे वो सुपर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो देखिए, एक तो क्वेश्चंस आपका यही बन रहा है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो कि बाद में वाइस रॉय बना दिया गया था, तो वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। और ये क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट और 1858 में कौन गवर्नर जनरल था? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो लॉर्ड कैनिंग थे। और फादर ऑफ इनकम टैक्स भी लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, हु इज़ फादर ऑफ इनकम टैक्स? तो वो लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। इसके बाद हम आए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 पे। देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद हम एक तरह से इसे कह सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर दिया गया था। और द पावर्स ऑफ क्राउन टू बी एक्सरसाइज बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने बताया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ही अब क्राउन की पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। यानी एक तरह से वो बीच की कड़ी था क्राउन और
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, तो वो एक वही पावर्स उसकी एक्सरसाइज करता था, वही रिप्रेजेंटेटिव था क्राउन का, यानी कि क्वीन विक्टोरिया का। देखिए अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमने एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंड किया तो इन्होंने क्या किया कि कुछ इंडियंस को भी उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसके अंदर नॉमिनेट किया गया। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी, देखिए ये ईयर है 1861, 1861 काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर है। आईपीसी भी हमारा इंडियन पिनल कोड शुरू हुआ था, ये हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये फैक्ट है। अगर कुछ ईयर्स ऐसे होते हैं जो देखते ही कुछ सर्टेन फैक्ट्स दिमाग में स्ट्राइक कर जाते हैं तो वो डाल दिए गए हैं, और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्लीज़ इसे कर लीजिएगा, मैं हाईलाइट करना इसे भूल गया, पर मैं अभी कर देता हूँ इसे, आपको नोट्स में ये मिल जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग जो हुई, 1862 में 3 हाई कोर्ट बना दिए गए। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कब हाई कोर्ट बनाए गए थे इंडिया में फर्स्ट टाइम इन इंडिया? वो थे 1862 में, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। और ये तीनों क्या हुआ करती थी? प्रेसिडेंसीज, मैंने आपको पहले बताया है। तो अब देखिए, अब उसके बाद देखिए लॉर्ड कैनिंग को क्या कहा जाता था? फादर ऑफ इनकम टैक्स, मैंने आपको ऊपर बताया अभी। और उसके साथ ही एक और फैक्ट है कि वो इंडियन डिपार्टमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन जो हम कह सकते हैं, वो भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही किया गया था। तो ये भी हम फैक्ट ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1892 का एक्ट आया। देखिए इसमें क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को कुछ पावर दी गई, और इनको जैसे कि बजट डिस्कस करने की पावर दी गई, और एड्रेसिंग क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव को। पर ये पावर्स दी गई डिस्कस करने की, क्वेश्चन करने की, पर इन्हें अभी भी वोट करने का राइट नहीं मिला था दोस्तों। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट एक्ट नहीं है, बस ये बीच में मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, खैर ये तो आप इस पे इतना ना ध्यान दें, इसलिए इसका कोई भी पार्ट हाईलाइटेड और रेड में नहीं है। ये फिर ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट, सुपर इम्पोर्टेंट, आएगा ही आएगा इन एवरी एग्ज़ाम। कोई भी आप एग्ज़ाम उठा लीजिए, ऐसा इसमें से क्वेश्चन के चांसेस पूरे होते हैं। ये क्वेश्चन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, किसी भी नाम से पूछा जाए, आपको ये ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए इसका नाम, वैसे तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे, इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर चार्टर्स एक्ट या फिर कुछ भी, पर इसका नाम था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले और मिंटो दो अलग अलग पर्सन है। लॉर्ड मॉर्ले वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइस रॉय थे। मैंने बताया था आपको, वाइस रॉय बना दिए गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। तो देखिए अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है एक्ट? ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है एक्ट क्योंकि ये एक्ट क्या लेकर आया? ये एक प्रावधान लेकर आया कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, उनको स्पेशल इलेक्टोरेट राइट हम एक तरह से कह सकते हैं दिए गए। और ये क्या था? ये फूट डालने की कोशिश, जो हम पढ़ते हैं ना, फूट करो और राज करो नीति, ये अंग्रेज़ों की फूट करो और राज करो नीति वो लेकर आए थे, वो यहीं से लाए थे, यहीं से वहाँ यहाँ इनके इस एक्ट में साफ साफ दिखता था। ये चाहते थे, देखिए हिंदू और मुस्लिम एक्टिव होते जा रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि बाय द टाइम देखिए हम 1909 में हैं, कांग्रेस भी बन चुकी थी, आईएनसी दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और लीडर्स उभर कर आ रहे थे, और मुस्लिम्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो देखिए इनको अभी, और पीछे देखिए आप विरोध वगैरह भी हो ही चुके थे इनके खिलाफ 1857 में, और उसके बाद से चलते ही आ रहे थे। तो इन्होंने मौका पाया इस चीज़ में कि हम मुस्लिम्स और हिंदू को, अगर ये दोनों एक साथ ही अगर एक साथ आते हैं तो ये हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। तो अगर हमें लंबा राज करना है तो हम इनमें फूट डालते हैं, हम इनको स्पेशली इलेक्टोरेट राइट देंगे, ताकि ये भी अपने रिप्रेजेंटेशन, ताकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये आए, असेंबली में, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली में आए, और इनका भी नंबर बहुत ज़्यादा बढ़े। इन्होंने पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ नहीं किया, तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली हिंदूज़ को लगेगा कि
बायस्ड है या कुछ है, तो इन दोनों में आपस में ही फूट पड़ेगी और ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हम इन दोनों को लड़ाते रहेंगे और अपना राज करते रहेंगे। तो देखिए कितने शातिर दिमागी होते थे ब्रिटिशर्स। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्ट, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है मोरले-मिंटो रिफॉर्म के बाद, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। देखिए यहाँ भी मॉन्टेग चेम्सफोर्ड है, ये भी दो ही आदमी थे। मॉन्टेग वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया और चेम्सफोर्ड जो थे वो वाइसरॉय थे। इसमें क्या हुआ, आपसे ये पूछा जाएगा, बाइकैमरल सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में फर्स्ट टाइम। बाइकैमरल सिस्टम हमें सभी पता है, हम सबको पता है, लोअर हाउस होता है और एक अपर हाउस बनाया गया। लोअर हाउस में देखिए 144 मेंबर्स थे जिसमें से 104 इलेक्ट किए गए, और अपर हाउस में भी 60 मेंबर थे जिसमें से 34 इलेक्टेड थे और रेस्ट आर नॉमिनेटेड। मेजोरिटी वॉज देखिए इलेक्टेड, इलेक्ट होकर ही आते थे। और साथ में ये लेकर आए ड्यूअल गवर्नमेंट और डायरकी हम इसे बोलते हैं, और इसमें सब्जेक्ट्स बना दिए गए। और ये भी पहली बार हुआ था इंडिया में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जो कि गवर्नर जो कहते हैं हम वो इसको एडमिनिस्टर करेगा विद हिज मिनिस्टर्स, और रिजर्व सब्जेक्ट्स को कौन करेगा, गवर्नर विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्यूअल गवर्नमेंट और बाइकैमरल सिस्टम कब इम्प्लीमेंट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, वो आपको डायरेक्ट जवाब देना होगा, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और ये पहली बार हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आज तक देखते आ रहे हैं हमारी पॉलिटिक्स में बाइकैमरल सिस्टम हम अभी भी देख रहे हैं। तो देखिए चलते हैं उसके बाद हम अगले एक्ट पर। देखिए मैंने आपको बताया मॉन्टेग चेम्सफोर्ड एक्ट आया था 1919 में। 1919 में वो एक्ट तो लेकर आए, पहली बार उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट और बाइकैमरल सिस्टम हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंट हुआ, पर इनको ये देखना था कि ये कितना सक्सेसफुल है। तो इन्होंने सोचा कि हम कुछ साल बाद एक कमीशन लेकर आएंगे, हर कुछ 10 साल बाद हम कमीशन लाएंगे, और उसका क्या मेन फंक्शन होगा वो देखेगा कि हमारी जो ये ड्यूअल गवर्नमेंट या बाइकैमरल सिस्टम जो हमने इम्प्लीमेंट किया है ये कितना सक्सेसफुल है, क्या हमें इसे आगे जारी रखना चाहिए या नहीं। तो इसीलिए एक साइमन कमीशन उन्होंने 1928 में भेजा। इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, साइमन गो बैक का प्रोटेस्ट आपने काफ़ी सुना ही होगा, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। तो वो क्यों लगे थे, देखिए इसमें 7 मेंबर आए थे और ये जॉन साइमन इसको हेड कर रहे थे। इसका विरोध इसीलिए हुआ क्योंकि इसके सभी मेंबर्स वाइट पीपल थे और इंडियंस चाहते थे कि कम से कम कोई एक इंडियन तो हो, क्योंकि अगर जो बाइकैमरल सिस्टम लगा है उसकी जो खामियां हैं उसको कौन अच्छे से बता पाएगा, इंडियंस भी तो होने चाहिए ना, वही तो बताएंगे ना हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं। तो वो चाहते थे कि कम से कम एक मेंबर तो इंडियन हो इसमें, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और ये कुछ भी अपनी रिपोर्ट ना दर्ज करें और उसी के अनुसार फिर से कुछ एक नया नियम लिया है। और ये वही प्रोटेस्ट है 1928 में लाला लाजपत राय शहीद हुए थे, मार्टियर्ड इन लाठीचार्ज वहाँ कर दिया गया था और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, ही डाइड इन दैट प्रोटेस्ट, और ये लाहौर में हुआ था। और उसी के बाद आपने देखा होगा भगत सिंह और राजगुरु, इन्होंने जिस अंग्रेज ऑफिसर ने इन पर लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए थे उसी को मारने का उनका प्रयास था, सॉन्डर्स जो हम जानते हैं उसको। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ये कमीशन फिर भी विरोध हुआ, लेकिन फिर भी इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट कर दी थी। और उसके बाद देखिए ये हिस्ट्री का पार्ट है वैसे तो, राउंड टेबल हुई और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1930, 31, 32 में, वो इसी का ही नतीजा था। पर हमें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइमन कमीशन के लिए अभी इतना ही देखना है, बाकी हम हिस्ट्री में सारा कवर कर लेंगे इसे। देखिए फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए पिछले 3 एक्ट मैंने 3 चीज़ें, एक कमीशन और 2 एक्ट मैंने बताए सुपर इम्पोर्टेंट थे, और ये तो सुपर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट हम इसे कह सकते हैं। देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आप हम इसे कह सकते हैं। इसने लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड किया था, सेंटर्स एंड प्रोविंस। आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इसी को ही अमेंड करके बनाया गया था दोस्तों, तो इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है 1935 में।
इसने प्रिस्क्राइब्ड ए फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंस एंड द इंडियन स्टेट्स एज यूनिट्स। इसने कहा था कि सभी प्रोविंस और इंडियन स्टेट्स जो हैं वो एक यूनिट के तौर पे इसने कहा था कि हम इनको लेंगे। और ये एक तरह से ऑप्शनल था इंडियन स्टेट्स के लिए कि वो ज्वाइन करेंगे इसे या नहीं, लेकिन वो नहीं ज्वाइन किया था उस टाइम तक, तो वो कभी आया ही नहीं। उसके बाद ही हमने हिस्ट्री में हम सभी ने पढ़ाई है, आपने भी पढ़ा होगा कि कितनी स्ट्रगल की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उन्होंने में कुछ जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे और थे वो मिलिटरीली लिए, और कुछ पॉलिटिकली, और कुछ लड़ाई लड़कर भी, एक तरह से हम कह सकते हैं। देखिए 1935 में क्या हुआ, मैंने कहा था कि कुछ ऐसे ईयर होंगे जो मैं आपको बता दूंगा जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट गतिविधियां हुई थी, जो एक्टिविटीज़ हुई थी। देखिए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बनाया गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे मैं हाईलाइट करना भूल गया हूँ, मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ। और देखिए ये मैं आपको बता चुका हूँ फैक्ट, 1935 में सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र किया गया था दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता, शिफ्टेड टू दिल्ली। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। और एस्टेब्लिश कब किया गया था सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। देखिए इसके बाद है, देखिए 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, पर उसके बाद आया क्रिप्स मिशन 1942। इस बीच में काफ़ी कुछ हुआ। देखिए वर्ल्ड वॉर भी 1942 और ये 1939 से हमारा, आप जानते हैं सभी, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। और वो जो ब्रिटिशर्स थे वो एक तरह से प्रेशर में थे, उनको सोल्जर्स, सैनिक तो चाहिए ही थे ना लड़ने के लिए, और लड़ने मरने के लिए कौन याद आएगा उन्हें, इंडियंस ऑब्वियसली। तो वो चाहते थे, तो इस प्रेशर में उन्होंने एक ऑगस्ट ऑफर भी वो लेके आए थे कि हाँ ठीक है, हम आपको ये प्रोवाइड, मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम बनाएंगे या जो भी है, पर ये हमारे तौर तरीक़ों से होगी, पर वो डिनाई कर दिया गया था। फिर से क्रिप्स मिशन वो लेकर आए, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, और इन्होंने कहा कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। पर डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए था, हमें पूरी तरीके से अपना ही राज चाहिए था, तो इसे भी डिसएग्री कर दिया गया था। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 1946 में देखिए वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका था, ब्रिटिशर्स नहीं इस हालात में थे कि वो हम अब और ज़्यादा रूल करें और ज़्यादा हम इन लोगों को कंट्रोल करें, सप्रेस करें, नहीं, वो अब इस हालात में नहीं थे। तो इसीलिए और देखिए 1946 वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ और बाकी देशों का भी देखिए प्रेशर था उनके ऊपर कि आप इंडिया को उनकी इकोनॉमिक फ्रीडम दीजिए, उनको अपनी फ्रीडम दीजिए, तो वो उन्हें झुकना ही पड़ा था, एक तरीके से हम कह सकते हैं वो इनडायरेक्ट प्रेशर था। और देखिए कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, लॉर्ड एटली ने भेजा। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु वॉज लॉर्ड, ये नहीं पूछा जाएगा हु वॉज लॉर्ड एटली, आपसे ये पूछा जाएगा कि 1946 में देन प्राइम मिनिस्टर, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, तो वो थे लॉर्ड एटली। आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो उन्होंने कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा ताकि इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस अचीव कर ले, और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट इज संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, मैं मुझे याद आ गया। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिटर्न डिमांड किसने की थी, वो एम.एन. रॉय ने की थी। 1934 या 1936 में की थी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा ये। देखिए इट रिजेक्टेड द क्लेम फॉर, देखिए काफ़ी मांगे भी उठ रही थी कि नहीं हमें सेपरेट स्टेट चाहिए मुस्लिम के लिए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी अलग से चाहिए। ये भी जो उस टाइम पर जो कह सकते हैं हम, जो उस टाइम के लीडर्स थे वो मना ही कर रहे थे कि नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वो अभी भी फूट करो राज करो वाला ही एक तरह से सिस्टम चाह रहे थे, पर वो नहीं, उन्होंने मना कर दिया था। तो ये मिशन प्लान भी वही लेकर आया, उन्होंने भी फिर उन्हीं लीडर्स की सुनी। फिर आया माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन प्लान किसी लिए आया, क्योंकि वो इंडियंस को उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ ठीक है, हम आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंस हम दे रहे हैं आपको, और एक डेडलाइन भी दे दी गई थी कि हम या इस डेट तक हम यहाँ से निकल जाएंगे, और आप
अपनी अपने तरीके से आप अपनी सरकार चलाइए, अपने देश को संभालिए, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनवा दे रहे हैं यहाँ से। और माउंटबेटन प्लान इसीलिए था कि वो एक तरह से कंट्री का जो डिवीज़न है वो भी वो डिवाइड भी कह सकते हैं कि बाउंड्रीज और ये जो भी था इंडिया और पाकिस्तान की भी तो अलग सेपरेट, ये एक तरह से कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट था पर ये हुआ। तो माउंटबेटन प्लान इसीलिए आया था। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी इंडियंस को और पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ये सब कुछ माउंटबेटन प्लान के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मैंने कहा था ना आपको कि 1935 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे ही अमेंड किया गया है भैया। आज हम वही कॉन्स्टिट्यूशन वही पढ़ रहे हैं जो वहाँ से अमेंड किया गया था। सेटिंग अप एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया कि ये आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दीजिए, तब तक आप ये जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रेडी होता है आप अपनी कैबिनेट बना लीजिए, आप रूल कीजिए। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया सब कुछ ये अबॉलिश कर दिया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नर सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आप सब कुछ भैया भूल जाइए, आप ये सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू फंक्शन ऑल्सो एज द सेंट्रल लेजिस्लेचर विद कंप्लीट सॉवरेंटी। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही कहा गया कि आप ही अभी सरकार है, तब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शंस वगैरह नहीं होते हैं, आप तब तक आप अपनी एक इंटरिम कैबिनेट बनाइए और आप इसे रूल कीजिए। हम 1948 तक हम यहाँ से चले जाएंगे। थैंक यू ऑल, आज के लिए बस यही था। देखिए पिछले लेक्चर में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, आई होप आपको ये लेक्चर भी पसंद आएगा। और कुछ सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और हमारे लेक्चर्स ऑल्टरनेट डेज पर आएंगे और ये शाम को ही अपलोड होंगे। नियर वो निशांत सर ने वैसे आपको शेड्यूल शायद उन्होंने यूट्यूब पे आपको अपडेट दिया ही होगा। और बस आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेक्चर्स आपको टाइम से मिलें और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। ओके, थैंक यू।